राधे राधे, जोहार। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। साथ ही साथ आप लोग तनाव मुक्त होकर परीक्षा का तैयारी कर रहे होंगे। उसी के तहत हम झारखंड शैक्षिक अनुशासन एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र 2022-23 के लिए कक्षा 10 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का हल हल लाया हूं, सॉल्यूशन लाया हूं। इस परीक्षा में विज्ञान के इस परीक्षा में आपका जो ऑब्जेक्टिव का होगा ओमार सीट पे होगा। कुल 40 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है। सभी के लिए 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 4 विकल्प दिए जाएंगे और जो सही विकल्प रहेगा उसको चयनित करते हुए ओमार सीट पे सही जगह पे उसको गोला करना है, कलर करना है। गलत उत्तर पे कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, गलत उत्तर पे कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 1.5 घंटा। आपका समय दिया जाएगा 1.5 घंटा। तो चलिए सवाल पे चलते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? जब शेविंग करते हैं तब किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। सही आंसर क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का और कहां कहां उपयोग होता है? टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट्स में प्रयोग होता है। साथ में आप देखते होंगे जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो भी प्रयोग करते हैं, दंत विशेषज्ञ भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। साथ में सौर भट्टियों में जहां सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है वहां भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? अवतल। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? इसका संबंध है फोकस बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर, जो त्रिज्या बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 गुना फोकस दूरी। 2 गुना फोकस दूरी, फोकस दूरी को एफ कर रहे हैं और त्रिज्या को आर करते हैं तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f। जो वक्रता वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का क्या होता है? दुगुना होता है। तो आर बराबर 2f। तो देखिए इस तरह आर बराबर 2f है, नहीं है, लेकिन साथ में एफ बराबर r/2 भी हो जाएगा। फोकस दूरी त्रिज्या का आधा होगा। देखिए यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है? बी नंबर ऑप्शन में दिया है। फोकस दूरी बराबर क्या है? त्रिज्या बटा 2 या त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकस दूरी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? या ध्यान देना है इस टर्म पे। अपरिवर्तित मतलब चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होता है। चेंज किस में नहीं होता है? आवर्ती में चेंज नहीं होता है। प्रकाश के जब अपवर्तन की क्रिया होती है तो कौन सी चीज चेंज नहीं होती है? भौतिक राशि में आवर्ती का चेंज नहीं होता है, अपरिवर्तित रहती है। कौन? आवर्ती। अब देखिए अगला सवाल है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। क्षमता बराबर क्या होता है? P बराबर लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f। फोकस दूरी, एफ मतलब फोकस दूरी। और यहाँ फोकस को किस में लेंगे? मीटर में लेते हैं। किस में लेते हैं? मीटर में लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 डायप्टर। 1 मीटर या पुटअप कर दीजिए, 1/1 यानी 1। और ये डायप्टर का मात्रक होता है डी, तो डी 1 डायप्टर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 डायप्टर। और ये भी जान लीजिए उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है उत्तल लेंस का। और अवतल लेंस का क्या होता है? नेगेटिव। यहीं पे अगर अवतल लेंस रहता तब माइनस वाला आंसर होता है ए नंबर, अवतल लेंस। या उत्तल लेंस पूछा है तो पॉजिटिव वाला सही आंसर है आपका ये। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। और लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? P बराबर 1/f, जहां P है लेंस की क्षमता और f है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी हमेशा मीटर में लेंगे। किस में लेंगे? मीटर में लेंगे। अब चलिए अगले सवाल पे।
4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए P बराबर क्या होगी आपका 1f, 1f हुआ, 1f हुआ कि नहीं? अब ये दिया हुआ है आपका, तो P फोकस दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/P, 1/P। एक कितना आपका है, P कितना है, 4 है, 4 रख दिए, तो ये कितना आ गया 0.25, भाग दीजिएगा 0.25 आएगा। और इसका क्या हो गया, फोकस दूरी किसमें लेना है, मीटर में, यानी आपका 0.25 मीटर, 0.25 मीटर या 25 सेंटीमीटर, या 25 सेंटीमीटर। अब देखिए 25 सेंटीमीटर किसमें है, बी नंबर में, तो आपका सही आंसर क्या हो गया, बी नंबर। फॉर्मूला क्या है, P बराबर 1/f, तो F निकालना है, तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/P। अब P का मान 4 दिया है, तो 4 रख के सॉल्व करने के बाद ये 25 सेंटीमीटर आंसर आएगा। अगला अगला, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग रहता है? पहला ही सवाल में हम बताए थे कि वाहन के हेडलाइट्स में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, तो अग्रदीप मतलब हेडलाइट होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ए नंबर। मानव नेत्र, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, आंख में, किस आंख में, हमारे आंख में कहाँ पे वस्तु का इमेज बनता है, दृष्टि पटल पर। कहाँ बनता है, दृष्टि पटल पर। और दृष्टि पटल को ही बोलते हैं रेटिना, दृष्टि पटल को ही क्या कहते हैं, रेटिना। कभी कभी रेटिना भी दिया रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा, दृष्टि पटल या रेटिना में। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है? बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, दूरबिंदु को समझ नहीं पाते और सीधा 25 सेंटीमीटर मार देते हैं। दूरबिंदु हो गया आपका अनंत, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या हो जाएगा, अनंत, तो दूरबिंदु अनंत हो गया, तो सही आंसर डी। और निकट का, निकट बिंदु पूछेगा तब 25 सेंटीमीटर, निकट का पूछेगा तब 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु तुम्हारा आपका क्या हो गया, अनंत, और निकट बिंदु, निकट बिंदु तुम्हारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या सवाल पूछ रहा है, सवाल के हिसाब से आपको जवाब देना है। यहाँ पूछ रहा है सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है, तो अनंत है, क्या है, अनंत। और निकट बिंदु पूछता तो 25 सेंटीमीटर, निकट बिंदु पूछता तो 25 सेंटीमीटर। नेत्र में, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? जो हमारी आंखों में रोशनी जाती है, उस रोशनी को कम या अधिक देना है आंख में, उसका नियंत्रण कौन करता है, पुतली करता है। कौन करता है, पुतली। कौन करता है, पुतली। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब की आकृति क्या होती है, उल्टा होती है और वास्तविक होती है, उल्टा और वास्तविक। 1 kWh निम्न में से किसकी इकाई है? 1 किलोवाट किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की है। किसकी है, ऊर्जा की है। 1 किलोवाट 1 kWh निम्न में से किसकी इकाई है, ऊर्जा की है। और इसी को बोलते हैं एक यूनिट, 1 kWh को ही बोलते हैं एक यूनिट। जो बिजली हम लोग का, बिजली का मीटर में जो माप होता है वो किसके थ्रू होता है, एक यूनिट के थ्रू होता है, यूनिट के थ्रू होता है। यही एक यूनिट बराबर, मतलब KWH को ही क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट बोलते हैं। तो किसका इकाई है, ऊर्जा का है। कूलम किसका ऐसा मात्रक है, विद्युत आवेश का। कूलम किसका ऐसा मात्रक है, विद्युत आवेश का। कूलम किसका ऐसा मात्रक है, विद्युत आवेश का। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, विद्युत मोटर जो है किसको करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो क्या है, वियोजन अभिक्रिया है।
क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। अब आप इसको समीकरण को ध्यान से देखिए, CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। यहाँ पे देखिए दिए हुए अभिक्रिया में किस वस्तु का उपचयन हो रहा है? उपचयन, तो यहाँ उपचयन किसका हो रहा है? H2 का हो रहा है। किसका हो रहा है? H2 का। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा वो क्या कहलाएगा? उपचयन कहलाएगा। और किसी में ऑक्सीजन हट रहा है, अगर यहीं पे अपचयन पूछता, यदि अपचयन पूछता, अपचयन पूछता तो आंसर ये होता। क्या होता? आंसर ये होता। लेकिन उपचयन पूछ रहा है तो सही आंसर क्या हो जाएगा? H2 हाइड्रोजन में। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जिस किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। और ऑक्सीजन की ह्रास होती है उसको क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। यहाँ उपचयन पूछ रहा है, इसलिए सही आंसर H2। अब देखिए दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, फिगर को देखिए। इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया। देखिए लोहे के कील को हम लोग क्या करते हैं? लोहे के कील यानी Fe और कॉपर सल्फेट जब मिलेगा CuS4, तो ये जब लोहे के कील कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करती है तो ये बनाती है FeSO4 और कॉपर अलग कर देता है। देखिए विस्थापन कर दिया, SO4 कहां जुड़ गया? Fe के साथ। इसका मतलब विस्थापन कर रहा है, स्थान परिवर्तन हो रहा है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? लिटमस पत्र। कौन है? लिटमस पत्र। किसी विलयन का पीएच मान 10 है और निम्नलिखित में क्या होगा? 7 से कम वाले को क्या बोलते हैं? अम्ल। 7 से कम वाले को अम्ल, और 7 से अधिक वाले को क्षार कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्षार। अगर किसी का पीएच मान 7 है तो उदासीन होता है। पीएच मान 7 तो क्या होता है? उदासीन। और 7 से कम तो अम्ल, और 7 से अधिक तो क्षार। तो डी आंसर सही हो गया। दिए गए चित्र में क्या सूचित करता है? देखिए चित्र को देखिए ध्यान से, ये किसको सूचित कर रहा है? ये सूचित कर रहा है कि सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह, जिसमें रखा जा रहा है आपका सांद्र अम्ल और क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह। फिगर को देखिए, देखिए यहाँ पे गल रहा है। देखिए यहाँ हाथ भी गल जा रहा है, और यहाँ देखिए जो बस पाइप पाइप है वो भी गल जा रहा है। इसलिए इसका किसका संकेत दिख रहा है? सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो होता है टार्टरिक अम्ल होता है। किसमें होता है? टार्टरिक अम्ल में होता है। अम्ल होता है इमली में। कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। क्या होगा? ब्रोमीन। यही सवाल पूछता धातु के बारे में, तब क्या होता? पारा। कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पारा। अगर धातु पूछेगा तो पारा, और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। अधातु ब्रोमीन कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अग्निशामक में प्रयोग किसका किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को बोलते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, और खाने का सोडा भी कहते हैं इसको। इसको खाने का सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को खाने का सोडा भी कहते हैं,
सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। सवाल पूछ सकता है खाने का सोडा किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही खाने का सोडा कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? परमाणु संख्या पर। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर बना है। परमाणु संख्या। निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? पोटेशियम। और सबसे कम पूछेगा तब सोना, गोल्ड। अगर सबसे कम पूछेगा तो गोल्ड या सोना, और सबसे अधिक पोटेशियम, सबसे अधिक पोटेशियम। पृथ्वी के भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज। प्रोपेनॉल में कौन सी अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल। प्रोपेनॉल में अल्कोहल समूह मौजूद है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है, सूर्य की उपस्थिति में होता है। पेड़ पौधे करते हैं, अपना भोजन पकाते हैं। उसमें क्या होता है? जल का टूटता है, एकदम सही है। ऑक्सीजन मुक्त होता है, वो भी सही है। और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। तो इस प्रश्न के हिसाब से सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है। तो इसलिए सही आंसर क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना है। यहाँ पे ध्यान, यहाँ नहीं पूछ रहा है, नहीं होता है। तो सही आंसर आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। जबकि मुक्त कौन होता है? ऑक्सीजन मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है? ऑक्सीजन। दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है पेड़ पौधों में, और रात में शोषण करते हैं। पेड़ पौधे दिन में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, और रात में शोषण करते हैं। अगला सवाल, फ्लोएम फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? ऊपर नीचे दोनों दिशा में होता है, ऊपर और नीचे दोनों की ओर। अब अगला सवाल देखिए, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क। इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? इंग्लिश नाम क्या है? नेफ्रॉन। वृक्क को ही क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन या वृक्क। ये कोशिका हो गया हमारा सजीव का सबसे छोटी इकाई, रचनात्मक क्रियात्मक इकाई जीव की कोशिका हो गई। वृक्क की हो गया नेफ्रॉन। न्यूरॉन हो गया आपका तंत्रिका तंत्र का इकाई। न्यूरॉन क्या हुआ? ये जो है न्यूरॉन, ये तंत्रिका तंत्र का है। किसका है? तंत्रिका तंत्र का। और डायलिसिस जानते ही हैं, डायलिसिस जब किडनी किसी खराब हो जाता है तो उसको डायलिसिस करवाया जाता है, तो डायलिसिस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वृक्क। फल को पकाने के लिए कौन सी हार्मोन उत्तरदायी है? फल को पकाने के लिए हार्मोन जो उत्तरदायी है वो है एथिलीन। वो क्या है? एथिलीन। एस्ट्रोजन अस्तावित होता है अंडाशय द्वारा। किससे द्वारा होता है? अंडाशय द्वारा। एस्ट्रोजन अस्तावित होता है अंडाशय द्वारा। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन। बी नंबर सही आंसर है। दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? देखिए ये हाइड्रा का चित्र है। किसका चित्र है? हाइड्रा का चित्र है। हाइड्रा का चित्र है। इसका सही आंसर क्या होगा? मुकुलन। इसको क्या बोलते हैं? इस प्रकार का जनन को क्या कहते हैं? मुकुलन। मुकुलन।
पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। असमजात अंग, अम संजात अम, डी नंबर सही आंसर है। इसी को बोलते हैं समरूप अंग। इसी को क्या बोलते हैं? समरूप अंग। एक जैसा अंग दिखाई पड़ता है लेकिन बनने का अलग अलग प्रक्रिया है। असमजात अंग समरूप, समरूप अंग इसी को बोलते हैं। कभी कभी सवाल में समजात न देके समरूप दिया रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? एक वैज्ञानिक है मेंडल, उसने अपना जो प्रयोग किया किस पे किया? मटर पे किया। किस पे किया? मटर पर। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? घास। उत्पादक कौन है? घास। बाकी सब खाने वाला है। बाकी सब क्या है? खाने वाला। किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है द्वितीय पोषी स्तर का। द्वितीय पोषी स्तर का। प्रथम हो गया आपका पेड़ पौधा, द्वितीय हो गया शाकाहारी, तृतीय हो गया आपका छोटे मांसाहारी, और चतुर्थ हो गया बड़े मांसाहारी। प्रथम पोषी स्तर में क्या हो जाएंगे? पौधे। द्वितीय पोषी स्तर क्या हो गया? शाकाहारी। तृतीय हो गए छोटे मांसाहारी, और इसमें चतुर्थ में क्या हो गया? बड़े मांसाहारी। मांसाहारी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। किस आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? शाकाहारी का द्वितीय पोषी स्तर पर। ओजोन परत को ओजोन परत को अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है कौन है? CFC है। कौन है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका प्रयोग कर हम लोग कहाँ करते हैं? रेफ्रिजरेटर में करते हैं और अग्निशमन में करते हैं। रेफ्रिजरेटर और अग्निशमन में। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं है। प्रश्न को सही ढंग से पढ़िएगा तब आंसर मारिएगा कि जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या हो जाएगा आंसर? नाभिकीय ऊर्जा। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो 15 kmph प्रति आवर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए कम से कम न्यूनतम उसकी चाल। डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। भारत का स्थान पवन ऊर्जा में 5वां स्थान है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप विशालतम पवन ऊर्जा फर्म स्थापित किया गया है। तमिलनाडु में, भारत में तमिलनाडु में पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। और सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? डेनमार्क में, जो आपका, इसीलिए वहां कहा जाता है पवनों का देश। डेनमार्क को क्या कहता है? पवनों का देश। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।